हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन। आज सुबह के फर्स्ट ट्यूटोरियल को लेने वाले हैं न्यू स्पेस, इसका टाइटल है। थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ आर्टिकल है, लेकिन आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यह आर्टिकल बताएगा आपको कैसे भारत में भी एक प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री पनप रही है इसरो की मदद करने के लिए और साथ ही साथ देश को पैसा कमा के देने के लिए। आज के आर्टिकल में सारी ग्रामर को और वोकैबुलरी को अलग से लेके पढ़ना है हमें हर रोज़ की तरह, और आपको मिलेगा इस क्विज़ के अंदर सारा का सारा रिवीजन। अब सब लोग इस क्विज़ को एक ट्राई दें। जब सब कुछ सीख लेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर इस क्विज़ को हम लाइव सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्विज़ है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है न्यू स्पेस, किसी ने नया स्पेस तलाशा है, नई जगह तलाशी है। स्पेस का मतलब जगह। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये काम? ऑन इसरोज फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन। ये बात कर रहा है इसरो के पहले डेडिकेटेड खास कमर्शियल मिशन की। तो पहली बार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक कमर्शियल मिशन को अंजाम दिया है, पैसा कमाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो नया स्पेस, नई इंडस्ट्री हमें मिल रही है अब, जिसमें हमें दूसरी कंट्रीज़ पैसा देंगी कि हमारी सैटेलाइट को आप जो है अंतरिक्ष में जाकर के छोड़ दो। समझ गए? डेडिकेटेड का मतलब है खास, डिवोटेड। इस मिशन में सिर्फ कमर्शियल काम ही हो रहा था, डेडिकेटेडली कमर्शियल मिशन था। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इसरो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस। कह रहा है इसरो को लेना ही चाहिए, मस्ट टेक। अच्छा, क्या लेना चाहिए भाई? एडवांटेज को। और एडवांटेज किसकी? उन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की, उन बाज़ार में पैदा होने वाली संभावनाओं की जो आएगी स्पेस एप्लीकेशन से, जो आएगी स्पेस के अंदर नई नई तकनीकों से। समझ गए ना? तो इसरो को बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले टाइम में स्पेस एप्लीकेशन में जो भी काम हो उसमें इसरो को कूद पड़ना चाहिए, ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। इसरो आपका सब्जेक्ट है, मस्ट टेक आपकी वर्ब है। चलिए मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको मालूम चले। उससे पहले एक अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को लाइक और एक शेयर दें। समरी ये है कि भारत दुनिया की उन कंट्रीज़, गिनी चुनी 5-6 कंट्रीज़ में से एक है जो कि स्पेस में सैटेलाइट्स को रख सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज आती हैं कि आप अपने इसरो के ज़रिए हमारी सैटेलाइट को स्पेस में जो है प्लेस कर दो। अब इस बार इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इसरो की एक नई कमर्शियल आर्म बनाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो दूसरी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। हमने ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, मार्केट अपॉर्चुनिटी है। दुनिया की 5-6 कंट्रीज़ में से आप भी हो जो सैटेलाइट लॉन्च करना जानते हो। अपनी कमर्शियल आर्म बना करके अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को बनाओ। जितनी भी सैटेलाइट्स दुनिया की लॉन्च कर सको उतना अच्छा है। समझ गए ना? बस यही कह रहा है, एडवांटेज लो, पैसा कमाओ, अपने जो है रिसर्च को भुनाओ उसको अच्छे से दुनिया में। साथ में कुछ चैलेंजेस भी बताएगा, क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने आ सकते हैं। बस यही आज इसकी समरी है। आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है हमारे स्पेस प्रोग्राम से, प्राइवेट इंडस्ट्री से। शुरू करने वाला हूँ आर्टिकल को। बैंकिंग के और एसएससी के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, अगले 3-4 महीनों में है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट आने वाला है, प्रीमियम कंटेंट, अगले कुछ महीनों में। आज रात को आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एक डेडिकेटेड वीडियो क्लोज टेस्ट पे। ठीक है, एसएससी वालों को एसएससी में और बैंकिंग वालों को बैंकिंग में। बड़ी वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो होगी, है ना। आप मेंबर हैं तो इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ। 50-50 वीडियो हर प्लेलिस्ट में है, बैंकिंग की अलग है, एसएससी की अलग है। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, आप ज़रूर बने। ज्वाइन बटन पर प्रेस करके अपना कंट्रीब्यूशन देके आप भी इन वीडियोस को चला सकते हैं। इस वीडियो को चला करके आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा जिनके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। कह रहे विद द लॉन्च ऑफ ब्राज़ील्स अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट लास्ट वीक फ्रॉम श्रीहरिकोटा, अ न्यू चैप्टर हैज़ बिगन इन इंडिया स्पेस हिस्ट्री। कह रहे विद के साथ ही, अच्छा किसके साथ? लॉन्च के साथ ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को। और कब हुआ ये काम? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। और कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा नाम की जगह से। कह रहे इस पूरे काम के साथ ही एक नया चैप्टर जो है शुरू हो चुका है, एक नया अध्याय, एक नया लेसन बिगिन हो गया है इंडिया के स्पेस हिस्ट्री में, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में। समझ गए? सिंपल सा सेंटेंस है। सब्जेक्ट है नया चैप्टर, वर्ब है हैज़ बिगन।
हैज़ अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है, बिगिन, बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगन, है ना। चलो, कह रहे द सैटेलाइट अ 637 किलोग्राम एंटिटी वॉज द फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन of New Space India Limited, a 2-year-old commercial arm of the Department of Space। कह रहा है ये जो सैटेलाइट था ना, द सैटेलाइट, द क्यों लगाया गया, अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट की बात हो रही है, अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो द लगा के मैं बता रहा हूँ जिसकी हम बात कर चुके हैं वही सैटेलाइट। कह रहा है ये जो अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि 637 किलोग्राम एंटिटी है ना, अपने आप में इतना भारी है। कह रहा है ये था पहला, वॉज द फर्स्ट, और क्या था, डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था हमारे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी का। अच्छा, ये कंपनी कौन सी है, ये कंपनी है एक 2 साल की, सिर्फ 2-year-old कमर्शियल आर्म, कमर्शियल ब्रांच है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, समझ गए। तो ये पहला ही मिशन था हमारे न्यू इंडिया स्पेस का, और 2 साल पहले ही इसको बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कमर्शियल कामों को करने के लिए, दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए। सैटेलाइट आपका सब्जेक्ट, वॉज आपकी वर्ब, आर्म का मतलब होता है ब्रांच। अगर आपकी कमर्शियल आर्म की बात हो रही है तो मतलब आपकी कंपनी की कमर्शियल काम करने वाली ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखें। आपको ऊपर दिख रहे हैं 3 ऑप्शंस, 1 ईयर या ईयर्स, 2 ईयर या ईयर्स, 1.5 ईयर एंड ईयर्स। अपने दिमाग से सोचो आप क्या चूज़ करोगे सबके बाद। देखो 1, इसके बाद में आप चूज़ करोगे ईयर को, आप जानते हैं 1 साल है, सिंगुलर है, तो आप उसको ईयर को बना करके लिख करके आएंगे ना, एस को नहीं लगाएंगे। लेकिन आपके पास 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, उस केस में आप चूज़ करेंगे ईयर्स को, इतना तो आप जानते ही हैं, है ना। लेकिन 1.5 हो तब आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा। ये 1 से भी ज़्यादा है लेकिन 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। देखो अगर 1 से ज़्यादा है ना तो ईयर्स ही आएगा, अगर 1 से ज़्यादा 1.25 भी है, 1.5 भी है, तो भी आप ईयर्स को ही प्रीफर करेंगे। इनफैक्ट ईयर्स ही आएगा, ईयर कभी भी नहीं आएगा। अब इस फॉर्मूला को अपने लगा करके देखेंगे इन सेंटेंसेस पे, ठीक है। हिज 2 ईयर या ईयर्स ओल्ड डॉटर इज़ बिगिनिंग टू लर्न रीडिंग, उसकी 2 साल की बेटी शुरू कर रही है लर्न करना रीडिंग को, है ना। आपने ऊपर सीखा 2 के साथ में ईयर्स आता है, आपने इस ईयर को यहाँ से निकाला और ईयर्स को लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया। बावजूद ये ऊपर सही है पर यहाँ पे गलत है, ऐसा क्यों। देखो आपको ये जो करना है ना वो तभी करना है जब ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो। अगर ये एक एडजेक्टिव है ना, उस केस में इसको 2 के बाद में ईयर्स लगा के नहीं लिखना है। यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 ईयर्स किसके लिए आया है, 2 ईयर ओल्ड आया है डॉटर के लिए। डॉटर के लिए ये पूरा एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो एक छोटा सा काम करो, इसके बीच में लगा दो हाइफन्स। आप इसको बताओ ये एक पूरा एडजेक्टिव है, और साथ में इस एस को यहाँ से रिमूव करो, ठीक है। हिज 2 ईयर ओल्ड डॉटर इज़ बिगिनिंग टू लर्न रीडिंग। वैसे ही जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ 2 ईयर ओल्ड कमर्शियल आर्म, कमर्शियल आर्म जो है उसके लिए एडजेक्टिव आया 2 ईयर ओल्ड, है ना, इसलिए बीच में से एस को हमने निकाल दिया। अगला सेंटेंस देखो, हिज डॉटर हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर्स, उसकी बेटी स्कूल जा रही है 2 साल से। यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यही ईयर या ईयर्स में से एक, तो ये 2 ईयर एक नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। अब देखो बिंदास इस केस में आप ईयर्स लगा के आएंगे, बीच में हाइफन भी नहीं आएगा और पीछे का एस भी नहीं हटेगा, ये 2 ईयर्स ही होगा क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है जिसके लिए एडजेक्टिव बने। वैसे ही माई डॉटर हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1.5 ईयर, इस केस में भी मैं 1.5 के हिसाब से ईयर्स को चूज़ करूँगा, ईयर को निकाल दूंगा क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नाउन रखा हुआ आगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा तो पीछे का एस निकल जाएगा, बीच में लग जाएगा हाइफन। चलो आगे बढ़े। कह रहा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड has organized a launch of foreign satellites aboard an Indian Space Research Organization या इसरो लॉन्च व्हीकल। कह रहा है ये पहली दफ़ा नहीं है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। और क्या कि NSIL ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक लॉन्च को एक फॉरेन सैटेलाइट की, एक जो है विदेशी सैटेलाइट की, और किसके ऊपर, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब है सवारी करवा के, है ना, ऑन द बोर्ड ऑफ अ शिप और प्लेन। कह रहा है पहली दफ़ा नहीं है जब इसने ऑर्गेनाइज़ किया है एक फॉरेन सैटेलाइट को अबोर्ड करवा के एक इसरो के लॉन्च व्हीकल पे। समझ गए। अब इस अबोर्ड नाम के वर्ड को देखेंगे, थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा देखने में। अबोर्ड एक प्रेपोजिशन भी, एक एडवर्ब भी है। इसका मतलब होता है ऑन द बोर्ड ऑफ ए शिप और ए प्लेन। किसी प्लेन या शिप की आप सवारी कर रहे हैं तो आप अबोर्ड होंगे उस पर। जैसे सैटेलाइट्स हमारे इसरो के लॉन्च व्हीकल की सवारी करके स्पेस में गए हैं अबोर्ड होके, है ना।
अब इन सेंटेंसेस के जरिए आप इसको समझ भी पाएंगे। निशा इज़ अबोर्ड द शिप एज वी स्पीक। जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त निशा अबोर्ड द शिप है, एक शिप की सवारी पे है। यहाँ पे अबोर्ड बना हुआ है एक प्रेपोजिशन, शिप नाम के नाउन को इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। और इस सेंटेंस को देखो, द एयर होस्टेस वेलकम द पैसेंजर्स अबोर्ड। एयर होस्टेस ने वेलकम किया पैसेंजर्स को अबोर्ड, है ना, शिप के ऊपर, अपने प्लेन के ऊपर। यहाँ पे अबोर्ड का मतलब है ऑन द प्लेन। ये अबोर्ड एक एडवर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, बस मतलब इसका ये होगा ना, किसी प्लेन या शिप की सवारी। आगे बढ़े, कह रहे द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हैड लॉन्चेस लास्ट नवंबर एज वेल इन दिसंबर 2019। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्चेस रखी हैं, हैज़ हैड लॉन्चेस, पहले भी लॉन्चेस करवा चुका है लास्ट नवंबर एज वेल, साथ ही साथ दिसंबर 2019 में। तो पिछले नवंबर में भी, दिसंबर 19 में भी ये काम कर चुका है इस तरह के। अब देखो यहाँ पे आया हैज़ हैड। जिन लोगों ने ग्रामर सीरीज़ देखी है वो अच्छे से जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। आप इस आज जो है थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको देता हूँ, आपकी रिवाइज भी हो जाएगी और जिन्होंने नहीं देखी है वो सीख भी सकेंगे। हैज़ है ना, हैज़ या हैव, ये मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो होती है, ये मेन वर्ब का काम भी करती है। मेन वर्ब में इसके 3 मीनिंग होते हैं, कुछ खाना पीना, किसी चीज़ को अपनी जेब में रखना, ऑन करना, पजेस करना, या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, अनुभव लेना। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी हैज़ और हैव एज यूजुअल, सिंगुलर के साथ में हैज़, प्लूरल के साथ में हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। अगर इतना आपने समझ लिया तो ये हैज़ हैड की स्ट्रक्चर इजीली आप समझ जाओगे। 3 सेंटेंस है आपके सामने। द ओल्ड वुमन ऑन्स अ लॉट ऑफ वेल्थ। ये जो बूढ़ी औरत है ऑन करती है बहुत सारी वेल्थ को। देखो ऑन करने के लिए हमारे पास हैज़ नाम की वर्ब भी है और वो होती है ऑन पजेस करना, है ना। तो ऑन करने के लिए मैं ओल्ड वुमन के हिसाब से हैज़ लगा सकता हूँ। समझ गए मेरी बात को, ओल्ड वुमन हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, ऐसा भी हो सकता है। इतना समझ गए। अब देखो ये ऑन सा या हैज़ था, जो भी आप लगाना चाहें, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसी टेंस को मैं, इसी सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ ओल्ड वुमन के पास वेल्थ है सिंस 1999, 1999 से उसके पास इतनी सारी वेल्थ है। तो मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा हैज़, ओल्ड वुमन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, और ऑन्स को लिख दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैज़ ऑन्ड, और हैज़ को भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड। समझ गए ना। अब मान लो ऑन वाले की जगह आप ये वाला प्रीफर करें तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, द ओल्ड वुमन हैज़ हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ सिंस 1999। समझ गए ना। वैसे ही दे ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में वो एग्स को खाते हैं। ईट के लिए भी आप हैज़ को यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं ऐसा लिख दूँ सिंस देयर चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड से खाते आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे दे हैव ईटन लिखना पड़ेगा। समझ गए ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के बाद लगानी पड़ेगी। लेकिन ईट के लिए हैज़ यूज होता है, मैं यहाँ पे हैज़ की भी थर्ड फॉर्म को लगा सकता हूँ, तो दे हैव हैड ईटन ब्रेकफास्ट सिंस देयर चाइल्डहुड। बस ऐसे बनती है स्ट्रक्चर। समझ गए ना। हैज़ हैड, हैव हैड, हैड हैड। तीसरा सेंटेंस भी इसी तरीके से बन जाएगा। एक्सपीरियंस करने के लिए भी आप हैज़ नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। अगर उसने सोरोस को लाइफ किया है अपनी लाइफ में, सिंस लगा के मैं कुछ लिखना चाहूँ तो उस केस में भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा हैज़ और यहाँ पे लगा दूंगा एक्सपीरियंस की जगह हैड। ठीक है। ध्यान देना लास्ट में हमेशा स्ट्रक्चर के हैड ही आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। कभी भी यहाँ पे हैव या हैज़ नहीं देखोगे, लास्ट में हमेशा हैड आएगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहे आज के क्विज में यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। कह रहे हाउएवर द प्राइमरी सैटेलाइट्स अबोर्ड both these missions were Indian satellites, the RISAT 2BRI and EOS-01, with smaller satellites from several other countries as well as India piggybacking on them। कह रहा है अब इन्हीं दोनों मिशंस में क्या हुआ था नवंबर दिसंबर 19 में। कह रहा है हालांकि जो प्राइमरी सैटेलाइट्स है ना, सवारी पे थे इन दोनों मिशंस की, वो थे इंडियन सैटेलाइट्स, ये इनके नाम थे। और कह रहा है कई छोटे स्मॉलर सैटेलाइट्स दूसरी कंट्रीज से भी, सेवरल अदर कंट्रीज से, बल्कि इंडिया के भी, है ना, एज वेल एज इंडिया, पिगी बैंक कर रहे थे इनको। अब पिगी बैंक करने का मतलब क्या होता है, सवारी करना किसी की पीठ पे बैठ के। किसी बच्चों को आप अपने कंधे पे उठा लेते हो, है ना, आप उसको पिगी बैक करवाते हो। तो यही हुआ, प्राइमरी सैटेलाइट जो थे इंडिया के थे और इन्हीं के पीछे लटके हुए थे कई सारे छोटे मोटे फॉरेन सैटेलाइट्स, इनको पिगी बैक करते हुए। समझ गए ना। ये पिगी बैक नाम के वर्ड को अच्छे से देख ले। किसी की राइड करना, सवारी करना कंधे पे या बैक पे। द लिटिल गर्ल पिगी बैक्ड हिज ब्रदर एज शी वॉज अनेबल टू वॉक। लिटिल गर्ल ने पिगी बैक किया अपने भाई को क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, तो उससे कंधे पे बैठ गई। ध्यान देना पिगी बैक के बाद में हमेशा ऑन आता है। जिसके कंधे पे सवारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको
पिगी बैक ऑन हिज ब्रदर, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। अच्छा, पिगी बैक तो आप समझ गए, एक वर्ड होता है पिगी बैंक, ये होती है बच्चों की गुल्लक, समझ गए ना। पिगी बैक मतलब सवारी करना, पिगी बैंक मतलब ये एक नाउन है, एक गुल्लक बोलते हैं पिगी बैंक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एमेजोनिया मिशन ऑल्सो सॉ 18 अदर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड एंड वाज द फर्स्ट फुली कमर्शियल मिशन। कह रहे ये जो एमेजोनिया मिशन था हमारे इस इसरो के कमर्शियल ब्रांच का, इसने देखा 15 दूसरे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च होते हुए, है ना। और ये था पहला फुली कमर्शियल मिशन, भारत का पहला व्यावसायिक जो है मिशन था, कमर्शियल मिशन था। कह रहा इंडिया हैज़ सो फार लॉन्च्ड 342 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज यूजिंग इट्स PSLV प्लेटफॉर्म एंड मैनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व्ड इसरोज फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी द अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। अब देखो इसरो की एक पुरानी जो है ना प्राइवेट एजेंसी थी अंतरिक्ष, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, हैज़ सो फार लॉन्च्ड, अभी तक लॉन्च कर चुका है इतने फॉरेन सैटेलाइट्स को, और कहाँ से, 34 देशों में से। और कैसे, यूज़ करके हमारे PSLV को, ये PSLV को आप अच्छे से जानते होंगे, न्यूज़ में आता है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म को। और कह रहे जो ज़्यादातर थे ना इनमें से, इन 342 में से मैनी जो थे वो इन्वॉल्व करते थे इसरो की पहली कमर्शियल एंटिटी को, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जिसका नाम है, समझ गए ना। तो NSIL से पहले अंतरिक्ष नाम की कंपनी हुआ करती थी, वो ये काम करती थी। अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है इसने अंतरिक्ष की, अब आगे देखते हैं वो अंतरिक्ष क्या है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वो आप मैच कर लेंगे। यूजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। इंडिया ने जब लॉन्च किया था वो किया था यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म को, है ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कह देर इज स्टिल कन्फ्यूजन ऑन हाउ एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ NSIL डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंट्रिक्स। कह रहा अभी भी कन्फ्यूजन है, अच्छा किस चीज़ पे, ऑन इस चीज़ पे, कैसे सटीक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एग्जैक्टली जो जिम्मेदारी हैं NSIL की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, वो डिफ़र फ्रॉम होती हैं, वो अलग हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है अंतरिक्ष की। कह रहा अभी भी कन्फ्यूजन है कि अंतरिक्ष तो बनी हुई थी पहले, अब NSIL को बना करके सरकार का क्या मकसद है, क्या काम इससे करवाना चाहती है ना। सिंपल सेंटेंस है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये दोज यहाँ पे क्यों आया है। इस कॉन्सेप्ट को हमने हज़ारों बार कर चुके हैं, अच्छे से आपको आना चाहिए। यहाँ पे दैट भी आ सकता था, फिर भी हमने दोज लिखा है। क्या रीज़न है यहाँ पे दोज लिखने का और किस वजह से आया, ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता भी हूँ, यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है। डिफ़र नाम के वर्ड के बाद में दो प्रीपोजिशन फिक्स हैं, पहली है फ्रॉम, दूसरी है विद। डिफ़र फ्रॉम का मतलब है किसी से अलग होना, और डिफ़र विद का मतलब है किसी से असहमत होना, डिसएग्री होना, समझ गए ना। अगर आप और मैं अलग इंसान हैं, हमारे ख्याल अलग हैं, तो हम डिफ़र फ्रॉम करते हैं, हमारी आदतें अलग है तो। और अगर आप और मैं किसी बात पे बहस रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो हम डिफ़र विद कर रहे हैं, है ना। वी डिफ़र फ्रॉम या विद योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, हम तुम्हारी ओपिनियन से इस इशू पे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, आपकी ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं, समझ गए ना। अलग नहीं है आपकी ओपिनियन से, आपकी ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हैं हम। अगर ऐसा है तो वी डिफ़र विद योर ओपिनियन। फ्रॉम लगाने का मतलब हो जाता है आपकी ओपिनियन हमसे अलग है, हमारी ओपिनियन से नहीं, हमसे अलग है, तो उल्टी बात हो जाती। वैसे ही शी डिफ़र्स फ्रॉम विद हर या ब्रदर, कह रहा है वो डिफ़र करती है अपने भाई से। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो अपने भाई से अलग है। उसका भाई तो नालायक है और ये बहुत पढ़ने वाली है, उसका भाई तो इंट्रोवर्ट है, ये बहुत सोशलाइजिंग है। और अगर आपने फ्रॉम की जगह पे विद लगाया, डिफ़र विद लगाया, इसका मतलब है वो अपने भाई से असहमत नहीं है। यहाँ पे दोनों ही ठीक है, सबका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। फ्रॉम लगा दिया तो मतलब अपने भाई से अलग टाइप की पर्सन है, विद लगा दिया तो अपने भाई से लड़ाई करती है, डिसएग्री करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बट विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, या कि इन स्पेस, है ना, अ रेगुलेटरी एजेंसी as well as plans of an independent tribunal to adjudicate disputes among private space entities, there is a potential explosion of market opportunities from space applications on the anvil। थोड़ा लंबा सेंटेंस है पर आराम से पढ़ो। करा लेकिन साथ ही, और किसके साथ, विद फॉर्मेशन के साथ ही, बनाए जाने के साथ ही इस टाइप की एक एजेंसी को, जो कि एक रेगुलेटरी एजेंसी भी है, जो कि कंट्रोल करने वाली एक संस्था भी है भारत सरकार की, और साथ ही साथ फॉर्मेशन के एज वेल एज किसके,
प्लान्स के एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को, एक इंडिपेंडेंट कोर्ट को। ट्राइब्यूनल होती है जो कोर्ट जो आपका मामले को सुलझाए, है ना, पंचायती करके। कह रहे ऐसे प्लान्स के जो कि एडजुडिकेट करेगी, जो ट्राइब्यूनल अपना फैसला देगी, एडजुडिकेट करेगी उन डिस्प्यूट्स पे जो होंगे प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ के बीच में। कह रहे इन दोनों कामों के साथ ही एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाई और एक ट्राइब्यूनल बनाई। इन दोनों कामों के साथ ही है ना एक बहुत ही बड़ी पोटेंशियल एक्सप्लोजन होने वाला है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का। और कहाँ से? उन स्पेस एप्लीकेशन से जो ऑन द एनविल है, जो अंडर डेवलपमेंट है। समझ गए ना? तो कह रहा है अब इंडिया जो है पूरी तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक कोड भी बना रहा है, एक जो है सरकारी एजेंसी भी बना रहा है। अब हमारे पास आने वाले टाइम में लगता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, स्पेस में प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लोजन होने वाला है। समझ गए ना? एक्सप्लोजन का मतलब होता है एक बड़ा सा विस्फोट, अपॉर्चुनिटीज़ का विस्फोट हो रहा है। इसकी वर्ब है इज, पोटेंशियल मतलब लाइकली है, संभावित है। ऑन द एनविल मतलब कोई चीज़ अंडर डेवलपमेंट है। एनविल होता है किसी लोहार का वो लोहे का वो एक होता है ना प्लेटफॉर्म जिस पे रख के वो लोहे को पीटता है। हर वो चीज़ जो ऑन द एनविल है, लोहार उस चीज़ को पीट के कुछ बनाने वाला है ना। तो ये एक्सप्लोजन ऑन द एनविल है, ये एक्सप्लोजन भी अब अंडर डेवलपमेंट है। करे दो द प्राइवेट सेक्टर प्लेस a major role in developing launch and satellite infrastructure for ISRO. There are now several companies that offer myriad services. करेक्ट, हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्ले करता है एक मेजर रोल को डेवलप करने में लॉन्च और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को इसरो के लिए। कह रहा है हालांकि पहले से ही प्राइवेट सेक्टर बड़ा एक्टिव है अपने देश में, फिर भी वहाँ पे अब बहुत सारी कंपनियाँ आने वाली हैं। देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज जो ऑफर करेंगी अलग अलग टाइप की सर्विसेज को। खाली यही काम नहीं, अब हम और भी कुछ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ में हम रॉकेट बना करके दूसरे कंट्री के सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे भी, है ना। मीडिएट सर्विसेज देंगे। मीडिएट मतलब होता है वेरियस, ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना, ऑफ वेरिंग टाइप्स। सब्जेक्ट वो मैच कर लेना, सिंपल सेंटेंसेज हैं। कह रहा मैनी ऑफ दीज कंपनीज वांट टू लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स ऑफ वेरिंग डायमेंशंस एंड द एक्सपीरियंस विद इसरो हैज़ नॉट बीन स्मूथ ऑलवेज। कह रहे ज़्यादातर ये जो कंपनियां हैं चाहती हैं कि लॉन्च करें अपने खुद के सैटेलाइट्स को, देयर ओन सैटेलाइट्स। और कैसे? जो होंगे अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग साइज़ के, ऑफ वेरिंग डायमेंशन। किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, है ना। और कह रहे जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है इनका इसरो के साथ, वो नहीं रहा है स्मूथ हमेशा। तो बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं अपना अपना सैटेलाइट डाल दें, लेकिन इसरो की हेल्प नहीं लेना चाहती क्योंकि इसरो स्मूथ जो है इनको एक्सपीरियंस नहीं देता है। अब देख लो सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स। डायमेंशन मतलब साइज, मेजरमेंट। सब्जेक्ट वर्ब आप देख रहे होंगे, मैनी की वर्ब है वांट, एक्सपीरियंस की वर्ब है हैज़ नॉट बीन। देयर ऑन से पहले लगाना जरूरी था। ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है अपने से पहले पजेसिव लेगा। माई, देयर, योर, आवर कुछ भी लगाना पड़ेगा इससे पहले, है ना। स्मूथ के हमारे पास एक सिनोनिम है इन तीनों में से एक, सीमी, सीमलेस और सीमलेस। जरा अपने दिमाग में जोर डालो और बताओ तीनों में से कौन स्मूथ का सिनोनिम है। चलो देखो, सीम का मतलब होता है सिलवटें, सीमी मतलब सलवटों भरा। जो सलवटों भरा है वो स्मूथ नहीं है, स्मूथ का बिल्कुल उल्टा है। तो सीमी तो हो गया इसका एंटोनिम। सीमी का मतलब है जो स्मूथ ना हो, है ना, सीमी। और सीमी का बिल्कुल उल्टा है सीमलेस, इसका मतलब है बिल्कुल स्मूथ। ये हो गया स्मूथ का सिनोनिम। और ये जो सीमलेस है ना, इसमें EAM आता है। ये डबल EM वाला सीमलेस नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, तो ये गलत वर्ड है। इसको आप कभी भी कहीं भी देखें तो वहाँ पे इसको गलती पकड़ लें, है ना। सीमलेस होता है SEAMLESS। कह रहे द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस हैज़ बीन द कंट्रोवर्सी involving Devas Multimedia, to which the government of India owes nearly 1.2 billion, going by an order of Tribunal of the International Chamber of Commerce and upheld by the United States Federal Court last year। कह रहे जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस है, इनमें सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाली, नोटिसेबल है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है जिसको नज़रअंदाज ना कर सकें। कह रहे जो ये स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं थे, इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्पिक्यूअस था वो रहा है वो वाली कंट्रोवर्सी जो इन्वॉल्व करती है डेवास मल्टीमीडिया को, इस फॉर्म को। कह रहे जिसको भारत सरकार ओ करती है, जिसको भारत सरकार देनदार है 1.2 बिलियन डॉलर की। अच्छा, किसके हिसाब से? गोइंग बाय हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एक ऑर्डर के, एक कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के। जो ट्राइब्यूनल है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और जिसको अपहेल्ड भी किया गया है, जिस ऑर्डर को बनाए भी रखा गया, मेंटेन भी किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल कोर्ट के द्वारा पिछले साल। समझ गए ना। तो कह रहे हैं हम अगर डेवास मल्टीमीडिया का एग्जांपल लें तो वहाँ पे आपको पता लगेगा इंडिया के साथ इसका झगड़ा भी चल रहा है 1.2 बिलियन डॉलर का,
और इंडिया इस केस को हार भी चुका है 2 कोर्ट्स में, है ना। इस कंट्रोवर्सी को आप कॉन्स्पिक्यूअस मानेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंट्रोवर्सी की वर्ब है हैज़ बीन, सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है। सेंटेंस को इसने एडजेक्टिव से शुरू करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहले लिख दिया और सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस एक एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए कंट्रोवर्सी मेरा सब्जेक्ट है हैज़ बीन के बाद। गोइंग बाय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। ओ करने का मतलब होता है किसी को कुछ देना, है ना, किसी को कुछ देनदारी होना। अपहेल्ड का मतलब है बनाए रखना, जो ऑर्डर वहाँ से आया था उसको भारत सरकार के ऑर्डर को यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बनाए रखा, है ना। कह रहा है NSIL इट इज सेड इज also a move by India's space establishment to insulate the prospects of the space industry in India from repercussions of Devas Antrix imbroglio। कह रहा है NSIL ऐसा कहा जाता है, इज़ वो है साथ ही साथ एक मूव, एक कदम, और किसके द्वारा, इंडिया के स्पेस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। और किस काम को करने के लिए, इंसुलेट करने के लिए, अलग करने के लिए प्रॉस्पेक्ट्स को, फ्यूचर संभावनाओं को, और किसकी, स्पेस इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। और किससे, उन रेपरकशन से, उन बैड आउटकम से जो हैं देवास अंतरिक्ष के इम्ब्रोग्लियो के, देवास और अंतरिक्ष के बीच के झगड़े के, समझ गए ना। तो कह रहे हैं इस झगड़े की वजह से ही ऐसा कहा जाता है कि NSIL को बनाया गया है, ताकि इस झगड़े के जो रेपरकशंस आएँ उससे फ्यूचर संभावनाएं हमारी खत्म ना हो, समझ गए ना। हमने अंतरिक्ष को बिल्कुल अलग कर दिया, NSIL को इस्टेब्लिश कर दिया ताकि अंतरिक्ष का मामला बिल्कुल अलग हो जाए, इससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारे ख़राब ना हो। सब्जेक्ट वो आप पकड़ रहे हैं, NSIL की वर्ब है इज़। इंसुलेट करने का मतलब है अलग करना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर आउटकम्स, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। रेपरकशंस मतलब बैड आउटकम, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना, बुरी प्रतिक्रिया को बोलते हैं रेपरकशंस। बैकलैश भी बोल सकते हैं। इम्ब्रोग्लियो का मतलब है एक खींचतान, ऐसी खींचतान जो एम्बैरेसिंग हो। दुनिया भर में हमें एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा है, लेकिन खींचतान करनी पड़ेगी, 1.2 बिलियन का सवाल है ना। इम्ब्रोग्लियो है अपने आप में एक स्पैट है। बढ़े आगे, कह रहा मच लाइक अनफेटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट हैव स्पॉन्ड इंडस्ट्रीज दैट वर इनकंसीवेबल। सिमिलरली स्पेस एप्लीकेशंस एंड मैपिंग हैव बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन क्रिएट। कह रहे बिल्कुल उसी तरीके से, मच लाइक। और किस तरीके से, जो अनफेटर्ड एक्सेस है, जो फ्री पहुंच है, अनफेटर्ड मतलब अनहिंडर्ड, बिना किसी रुकावट के। कह रहे जो बिना किसी रुकावट के जो एक्सेस है उसने स्पॉन किया है, उसने पैदा किया है, उसने बर्थ दिया है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो अनकंसीवेबल थी, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। कह रहे बिल्कुल जिस तरीके से इंटरनेट ने फ्री एक्सेस में इंटरनेट के ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जन्म दिया है। कह रहा है सिमिलरली उसी तरीके से स्पेस एप्लीकेशन और जो मैपिंग है ना, इन्होंने भी अभी बड़ी मुश्किल से स्क्रैच ही किया है सरफेस को, सतह पे इसने सिर्फ स्क्रैच मारा है। इन टर्म्स ऑफ किस रूप में, उन संभावनाओं के, उन अपॉर्चुनिटीज़ के जो वो क्रिएट कर सकती हैं। तो इंटरनेट के आने पे कितनी नई इंडस्ट्रियाँ पैदा हो गई। आप अपने घर से बैठ के यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। कह रहा उसी तरीके से स्पेस के इंडस्ट्री जो है ना, उसने भी अभी सरफेस को स्क्रैच किया है। अभी संभावनाएं तो शुरू हुई हैं आनी, है ना, जो कि वो क्रिएट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। स्क्रैच द सरफेस का मतलब है किसी चीज़ की सतह पे ही रहना। अभी आप अंदर तो घुसे ही नहीं हो, डुबकी तो आपने लगाई नहीं है। अब देखने वाले वर्ड्स, अनफेटर्ड का मतलब है फ्री हो, अनहिंडर्ड हो। फेटर्ड का मतलब होता है जंजीरों से बंधा हुआ, अनफेटर्ड मतलब जो बिल्कुल आज़ाद हो, है ना, पाबंदियाँ ना लगाओ। एक्सेस के बाद में टू नाम का प्रपोजिशन फिक्स है। स्पॉन करने का मतलब बर्थ देना, किसी चीज़ को पैदा करना। इनकंसीवेबल मतलब जिस चीज़ को आप कंसीव ना कर पाएँ, सोच भी ना पाएँ। अनथिंकेबल बोल दो, इम्पॉसिबल बोल दो, है ना। इस सेंटेंस में एक एरर है, मैं वो एरर आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से कोशिश करें और मुझे बताएं वो एरर कौन सी है। कई बार कर चुके हैं हम, सबको पकड़ में आनी चाहिए इस सेंटेंस में एक एरर। कह रहा है NSIL हैज़ अ ब्रॉड एम्बिट एंड विल बी इन्वॉल्व्ड इन कोलैबोरेशंस स्पैनिंग फ्रॉम लॉन्चेस टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अब यही बता रहा है वो नई अपॉर्चुनिटियाँ क्या हैं। कह रहा है NSIL ना, जो इसका है एक बड़ा ही ब्रॉड एम्बिट, इसका एक बहुत ही बड़ा दायरा है। एम्बिट का मतलब है स्कोप, है ना, दायरा। कह रहा है इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये इन्वॉल्व होगा कोलैबोरेशंस में जो स्पैन फ्रॉम करेंगी, जो रेंज करेंगी लॉन्चेस से लेकर के नए स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज तक। स्पैन फ्रॉम करने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक किसी चीज़ की रेंज होना। तो कह रहे इसका दायरा बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में ये लॉन्च भी करेगी और लॉन्च से लेकर के कुछ नई नई इंडस्ट्री भी अपने अंदर जो है पैदा करेगी। एम्बिट वर्ड देख लिया आपने, दायरे को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है NSIL इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड
टू बी मोर देन जस्ट अ मार्केटर ऑफ इसरोज टेक्नोलॉजीज। कह रहा है NSIL से ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी आशा है और ये क्या होप है कि ये होगी ज़्यादा, मोर देन ज़्यादा। और किससे ज़्यादा? खाली इसरो के एक मार्केटर बनने के, इसरो की टेक्नोलॉजीज़ के। हम खाली इसरो की टेक्नोलॉजी को मार्केट करने के लिए NSIL को नहीं बना रहे हैं, इससे ज़्यादा भी ये कुछ काम करेगी। अब वो काम बता रहा है, कह रहा है इट इज़ टू फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपेंड द सेक्टर इटसेल्फ। कह रहा है ये फाइंड करने वाली है, इज़ टू M2R2 आप जानते हैं किसी काम को होने को बताता है। कह रहा है ये होने वाली है, फाइंड करने वाली है नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और एक्सपेंड करने वाली है, फैलाने वाली है इस पूरे सेक्टर को ही, खुद को, है ना। तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए नहीं बनाया हमने, नया कुछ खोजेगी, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाएगी। इस टू M2R2 आप कर चुके हैं। आई एम टू लीव फॉर दिल्ली, यहाँ पे M2 आया, आपने देख लिया कुछ काम हो रहा है सेंटेंस में, तो आप M के बाद में गोइंग को लगा दें, सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल रहेगा, समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू लीव फॉर दिल्ली, ठीक है ना। M2 का मतलब होता है एम गोइंग टू, मैं दिल्ली के लिए लीव करने वाला हूँ। वैसे ही यू आर टू गेट लगा देना, यू आर टू गेट अ प्रमोशन वेरी सून, आपको मिलने वाला एक प्रमोशन बड़ा जल्दी, है ना। R2 आपने देखा, गेट नाम की वर्ब देखी, तो समझ जाना यहाँ पे बीच में गोइंग आने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट अ प्रमोशन वेरी सून, तो इस टू M2R2 को आप ऐसा समझ सकते हैं। कह रहा है NSIL मस्ट एंडेवर टू नॉट बी अनदर अंतरिक्ष बट बी कंटिन्यूसली इन स्टार्टअप मोड। कह रहा है NSIL को एंडेवर करना होगा, NSIL को इस चीज़ को करने की कोशिश करनी होगी कि वो ना बने एक दूसरा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो फेल हो गया, डिस्प्यूट्स में फंसा हुआ है, NSIL वैसा ना करे, बल्कि वो बने एक कंटिन्यूसली स्टार्टअप मोड में। स्टार्टअप मोड में जो कंपनी होती है तो वो हमेशा इनोवेशन करती है, नई कंपनी हमेशा नई नई चीज़ों को सोचती है। तो NSIL को भी यही सोचना है ना, स्टार्टअप मोड में रहना है, कंटिन्यूसली नई नई चीज़ों को सोचना है। टू नॉट बी, जनरली आप प्रेफर करेंगे नॉट को टू बी से पहले। ये टू भी एक इन्फिनेटिव है, नॉट एक एडवर्ब है। कोशिश आप यही करें फॉर्मल राइटिंग में कभी भी नॉट को, एडवर्ब को कभी भी इन्फिनेटिव के बीच में ना डालें। तो मुझे एक्चुअल में लिखना चाहिए था NSIL मस्ट एंडेवर नॉट टू बी अनदर अंतरिक्ष, है ना, ये बिल्कुल सही होता। आगे कह रहा है इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज टू एड स्पेस स्टार्टअप्स रीच आउट टू रूरल इंडिया एंड फैसिलिटेट मोर रिक्रूट्स फ्रॉम इंडियाज यंग टू फैसिलिटेट करियर्स इन स्पेस एप्लीकेशंस एंड साइंसेस। कह रहा है ये जो NSIL है इसको कंसीव ऑफ करना पड़ेगा, इसको सोचना ही पड़ेगा। कंसीव ऑफ करना मतलब नई नई चीज़ों को सोचना, है ना। तो किन चीज़ों को सोचना है? उन रास्तों को सोचना पड़ेगा जो हैं एड करने को, हेल्प करने को कि स्पेस स्टार्टअप्स रीच आउट करें, कहाँ पे? रूरल इंडिया में। तो ऐसे रास्ते इसको तलाशने पड़ेंगे और इसी को ही दूसरी वो भाई फैसिलिटेट करना, इसी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, फैसिलिटी देनी पड़ेगी। किसको? ज़्यादा रिक्रूट्स को, भारत के जवानों में से, इंडिया के यंग में से, कि फैसिलिटेट कर पाए करियर्स को स्पेस एप्लीकेशन और साइंसेस के अंदर। समझ गए ना? तो दोनों ही काम इसको NSIL को करने हैं, नए रास्तों के बारे में सोचना है और यूथ को, रिक्रूट्स को फैसिलिटेट करना है। यहाँ पे देखने वाला एक ही वर्ड है कंसीव ऑफ। थिंक ऑफ और कंसीव ऑफ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। दोनों का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, किसी नई चीज़ के बारे में सोच करके उसका निर्माण करना है। रीच आउट टू का मतलब होता है कहीं तक पहुँचना, अप्रोच करना। एड और हेल्प एक दूसरे के सिनोनिम है। हेल्प के बाद में आप बेनिफिटिव लगाते हैं, वैसे ही एड के बाद में भी आपने लगाया हुआ है ना। हेल्प स्पेस स्टार्टअप्स रीच आउट टू, वैसे एड स्पेस स्टार्टअप्स रीच आउट टू। कह रहा इट मस्ट सी इटसेल्फ बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर एंड डिसरप्टर इन द स्पेस अरेना। कह रहे इसको देखना चाहिए अपने आप को, इट मस्ट सी इटसेल्फ, दोनों तरीके से। एक तो इंडियन एम्बेसडर के तौर पे, भारत के राजदूत के तौर पे, और दूसरा एक डिसरप्टर के तौर पे स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस अरेना में। डिसरप्टर कौन होता है? जो डिसरप्ट करे, जो बाधा डाले, या फिर जो एक रेडिकल चेंज लाए, एक नया परिवर्तन लाए। तो इसको दोनों ही तरह देखना है अपने आप को, एक तो परिवर्तन लाने के तौर पे, एक नया चेंज लाने वाला, और दूसरा भारत का एम्बेसडर के तौर पे, भारत के राजदूत के तौर पे। आई थिंक समझ गए होंगे, अब इजी बन गया होगा आपके लिए। फटाफट आ जाओ अपने आज के क्विज पे। एक लाइक और एक शेयर जरूर देना वीडियो को। आ जाओ क्विज को सॉल्व करते हैं। कह रहा द इनफेमस स्कैमर नेम्ड हर्षद मेहता वॉज अ मार्केट मेकर हु allegedly used to piggy bank, insulate, adjudicate और piggyback to यूज टू के बाद में इन चारों में से एक को लगाना है। ऑन बैंकिंग फंड्स टू मैनिपुलेट द स्टॉक मार्केट्स। कह रहा है इन फेमस स्कैमर जो था, कुख्यात स्कैमर जो था, जिसका नाम था हर्षद मेहता, वो था एक मार्केट मेकर। मार्केट मेकर मतलब मार्केट को मैनिपुलेट करे। कह रहा है जो अलेजेडली यूज्ड टू था,
जो कथित तौर पे आदी था इस काम को करने को, इन चारों में से एक काम को, और किस पे, बैंकिंग फंड्स पे, ताकि वो मैनिपुलेट करे स्टॉक मार्केट को। तो बैंकों के फंड को उठा के स्टॉक मार्केट को जो है उठा पटक किया करता था, ऐसा वो काम करता था। अब देखो इन चारों में से क्या लगाओगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वेयर इन्फिनेटिव, तो एडजुडिकेटेड तो आ नहीं सकता, या तो इंसुलेट आएगा, पिगी बैंक आएगा, या पिगी बैंक आएगा। देखो पिगी बैंक एक नाउन है, इसका मतलब होता है गुल्लक, इंसुलेट का मतलब होता है अलग करना, और पिगी बैंक का मतलब होता है सवारी करना। ये हर्षद मेहता सवारी करता था बैंकिंग फंड्स की, बैंकिंग फंड के कंधे पे बैठ करके मार्केट को मैनिपुलेट करता था, है ना, उनको अलग नहीं करता था बल्कि उनकी सवारी करता था। पिगी बैंक आपका आंसर है, समझ गए ना। एडजुडिकेटेड तो आ ही नहीं सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पिगी बैंक तो एक नाउन है, टू के बाद में इसका कुछ काम ही नहीं है, यहाँ तो वर्ब आएगी, तो वर्ब आएगी पिगी बैंक। कह रहा है हर्षद हैज़ हैड हैव हैड या हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर या 1 ईयर्स या जो भी लगाओगे इन स्टॉक मार्केट। कह रहा है हर्षद के पास एक्सपीरियंस था इतना स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखो इन चारों में से एक अपने को यूज़ करना है। हर्षद के साथ में आएगी तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर क्या हो सकती है, हैज़ हो सकती है, हैड हो सकती है, या ये वाला हैड हो सकता है, हैव तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आप जो भी लगाओ लास्ट में तो हैड ही आएगा, हैड भी आ सकता है, और यहाँ पे जो हैड लगा है ये भी आ सकता है, कभी भी लास्ट में हैज़ नहीं आता। तो सी और डी तो आपके आंसर नहीं है, आपको यहीं से पता लग गया, ठीक है ना। हर्षद हैज़ हैड या हर्षद हैड हैड। अब हम डिसाइड करेंगे आगे इन दोनों में से क्या लगेगा, आगे वाला सेंटेंस को पढ़ के। यहाँ पे इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों में से एक आएगा। आगे देखो, ऑफ इतने ईयर्स का इन स्टॉक मार्केट, उसके पास एक्सपीरियंस था इतने सालों का बाजार के अंदर। अब देखो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें एक चाहिए एक नाउन, एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है, तो ये हाइफन वाले तो तीनों ही गलत हैं, बीच में हाइफन आ रहा है ना, ये तीनों ही गलत है। बचा क्या, सिर्फ ये सी आपका आंसर है। 1.5 ईयर्स का उसके पास मार्केट का अनुभव था, एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का। आगे कह रहा है बिफोर ही फॉर्मुलेटेड कंसीव अबाउट थॉट ऑन और फॉर्मुलेटेड ऑन अ हिदरटू इनकंसीवेबल आइडिया ऑफ चैनलाइजिंग बैंकिंग फंड्स टू मार्केट। कह रहा है ये तब हुआ, ये एक्सपीरियंस उसके पास तब था, इससे पहले कि उसने कंसीव किया या सोचा या फॉर्मुलेट किया अभी तक हिदरटू एक इनकंसीवेबल आइडिया को, अभी तक एक इम्पॉसिबल आइडिया को, जो था चैनलाइज करने का बैंकिंग के फंड्स को मार्केट में। यहाँ पे आपको इन चारों में से एक चाहिए। फॉर्मुलेटेड के बाद में कुछ आता नहीं है, ये हो सकता है आपका आंसर। कंसीव के बाद में ऑफ आता है, अबाउट तो बिल्कुल नहीं आता। थॉट के बाद में भी ऑफ आएगा, और फॉर्मुलेट के बाद में ऑन नहीं आता, सिर्फ बिना उसके ही आता है फॉर्मुलेट, है ना। तो फॉर्मुलेटेड आपका आंसर है यहाँ पे। इनके बाद में अगर ऑफ लग जाता तो ये भी आपके आंसर बन जाते, समझ गए ना। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ फॉर्मुलेटेड आएगा तो ये पास्ट का भी पास्ट है, समझ रहे हो। पास्ट के पास्ट को ही हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हैड आपका आंसर है। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद होगा, अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो दूसरा टेंस अगर उसमें काम पहले वाले से भी पहले हो रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा फॉर्मुलेटेड आया तो मैंने यहाँ पे हैड को चूज़ किया। आगे बढ़े, लास्ट है। करेक्ट, गोइंग बाय द लॉ ऑफ द लैंड he might have been a financial fraud, yet most stock market experts seem to differ with from at या by the argument supporting his culpability। कह रहा है हिसाब से लॉ के, इस लैंड के, भारत के कानून के, कह रहा है कानून के हिसाब से हो सकता है वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो, फिर भी ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं असहमत होते हुए उन आर्गूमेंट से जो आर्गूमेंट सपोर्ट करते हैं उसके गुनाह को। हो सकता है उस टाइम के हिसाब से गुनाह हो, लेकिन आज के हिसाब से ये काम सब लोग करते आ रहे हैं, उस टाइम भी किया करते थे, है ना। अब यहाँ पे असहमत होने की बात हो रही है, डिसअग्री होने की बात हो रही है। डिसअग्री होने के लिए हम यूज़ करते हैं विद को, ठीक है। फ्रॉम लगा दिया ना, डिफर फ्रॉम का मतलब है अलग होना। एक्सपर्ट्स अलग नहीं है बल्कि डिसअग्री हैं, है ना, इस पूरे आर्गूमेंट से जो उसकी कल्परेबिलिटी को सपोर्ट करता है। विद आपका आंसर है। चलिए मुलाकात लूँगा कल की क्लास में, ज़रूर से अपनी पूरी शेड्यूल को इसी हिसाब से सेट करेंगे। 4 बजे आपको क्लास मिलती है, आपको पूरी क्लास को एक साथ एक सीटिंग में देखना है। तब तक के लिए साइनिंग।